नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। हाय अनंता भाई। ईश्वर की कृपा है। हाय हाय, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। एक ही सुंदर फेलोशिप आप भाइयों का साथ सहयोग है। इसी वजह से आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और संयमित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा शराबी जीवन 14-15 साल का रहा, जिसमें मैंने सब कुछ खो दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुझे जो विषय है, मेरे लिए जो सब्जेक्ट है, सबरदोष में स्लीप और वेदना, इसमें मेरा काफ़ी गहरा अनुभव रहा है कि मैं बार-बार स्लीप क्यों होता था और जो जो स स्लीप में मैंने कितने सारे दुःख झेले हैं और मैंने उसके लिए क्या किया है। यही अनुभव मैं आपके सामने मेरा खुद का रखना चाहूँगा। दोस्तों, अच्छा खासा मेरा जीवन तब बचपन से लेकर आज तक जो भी कर रहा हूँ, इसकी उसकी सुन के ही किया है, क्योंकि कोई भी काम में कंसिस्टेंसी मैं रख नहीं पाया था। बचपन से लेकर आज तक जिसने भी जो भी बताया वो करने की कोशिश किया। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं भी होते हुए भी मैंने सब मतलब ट्राई कर रहा था। जो सबसे बड़ा जो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था कि इसकी उसकी कॉपी करना। ये कहीं तो भी सबसे बड़ा दोष मुझ में दिख रहा था। शराबी बना, कैसे बना, क्या बना, वो तो बहुत बात की बात है, क्योंकि बचपन मेरा जो गया कि मैं मेरा डिफेक्ट्स क्या था, मैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड था। मैं बोर्न अल्कोहलिक पर्सनालिटी थिंकिंग वाला बच्चा था, जो डिफेक्ट्स लेके मैं पैदा हुआ। उसके बाद में मैंने अपने आप को क्या डिजाइन किया, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने संस्कार क्या लिए। मेरे घर का वातावरण तो बहुत ही अच्छा था। मतलब हर शाम हमारे घर में आरती होती थी। मैं खुद हारमोनियम बजाता था, मेरे पापा तबला बजाते थे, मेरे 2 भाई, छोटे भाई, मेरी माँ भजन बोलती थी। इतना अच्छा माहौल होने के बाद में भी मैं मतलब बेड़ा बेड़ा कैसे बन गया। तो एक ही बात मुझे समझ में आ गई कि मेरा जो माहौल था घर का, जो मेरे पिताजी ने जो 1992 में शराब शुरू की थी, कहीं तो भी वो वातावरण में बड़ा हो गया, वो देखता था। और मेरे दादाजी, मेरे चाचा, बड़े पिताजी, ये सब लोग भी ड्रिंकर थे, ऑकेजनल ड्रिंकर थे। दादाजी कभी-कभी करते थे, लेकिन आज मेरे चाचा, मैं कल परसों ही उनके यहाँ पे जाके आया कि वो बहुत ही क्रोनिक ड्रिंकर बन गए। आज उनकी परिस्थिति देखकर मुझे मेरा जो पास्ट है वो याद आता है। अब मैं उनको समझाने की नौबत में नहीं हूँ, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकते। 68, 69 उनका रनिंग है। आज जो भी वो घर का माहौल है, मुझे वो देख के बहुत ही अफ़सोस होता है। मैं समझाने की कोशिश मेरे तरफ से मैंने पूरी तरह से किया। मेरी चाची को बताया, चाचा को बताया। वो माहौल देख के मेरे भाई ने अल्कोहलिज़्म में उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, भाभी है। आज मेरी दादी बेड पे पड़ी है, वो चल नहीं सकती। तो ये सब माहौल देख के बहुत ही मतलब बहुत बैड फील होता है कि यार तू कुछ नहीं कर पा रहा इस परिवार के लिए। क्योंकि वो घर में ऑलरेडी एक शराबी है जो सुबह-शाम शराब पी रहा है और इतनी मतलब माहौल खराब करके रखा है उनको। मैं मीटिंग का तो मैंने चाची को बता दिया है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे मीटिंग होती है बोला। तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर मीटिंग भी है। बोला है बाकी सारा तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा विचार है अभी ये शनिवार को उनको लेके जाने का मीटिंग में। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, शायद भगवान की मर्जी होगी तो वो भी इस रास्ते में चलकर उनका भी कुछ हो जाए। तो दोस्तों, एक एक छोटे से परिवार से आया हुआ बच्चा, हमेशा बताता हूँ कि मेरी संघर्षमय कहानी, क्योंकि जो मैंने किया है जीवन में वो मुझे बताने के लिए कोई लज्जा नहीं है। और मैं हमेशा मेरे वाइफ को बोलते रहता हूँ कि ये सब मैंने किया है। आज मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ कि शराब के आगे मैं शक्तिहीन था और मैंने अपना सब कुछ अस्त-व्यस्त करके रख दिया और मुझको कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता था। इस तरह से मैंने शराब पी थी। इस तरह से मैंने घर की अस्त-व्यस्तता की, समाज की थी, अपने रिश्तेदारी में की थी, अपने दोस्तों में की थी, सब में की थी। तो आज कहीं तो भी मेरी वाइफ भी मुझे समझती है कि नहीं, सही में ये बीमारी की वजह से इनके साथ में ये हुआ। मैं किसी को समझाने के लिए या किसी को बताने के लिए और मतलब ग्रैंडियोसिटी के लिए मैंने शराब नहीं छोड़ी। मुझे खुद को लगा कि नहीं, मुझे अब शराब से दूर रहकर कुछ तो भी करना चाहिए।
और ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से ही जब मैं ज्वाइन हुआ, 1 ईयर हुआ फेलोशिप की, जब लॉकडाउन में मीटिंग होती थी, मेरे पास तब मोबाइल भी नहीं था। एक दोस्त के मैं मोबाइल से ज्वाइन होके मैंने ये सब किया और इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं वर्ड शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये संगत इतनी अच्छी भी हो सकती है। फिजिकल मीटिंग को मैं कभी भी नहीं गया था दोस्तों। सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स को जुड़ते 1 ईयर फेलोशिप के जो भी मेरे दोस्त भाई है, वो मेरे मैं जहाँ खेत में काम करता था तालाब पे, वो मेरे यहाँ तक आए। उन्होंने फिर मुझे पूछा कहाँ का है, तो कहाँ रहता है, क्या रहता है, क्यों यहाँ पे। मैंने सारा मेरा लेखा जोखा उनके सामने रख दिया। फिर उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की कि इतना मानसिक धैर्य दिया कि शायद जिस चीज के लिए मैं तरस गया था, जो मुझे उन्होंने सहयोग दिया, जो मुझे मार्गदर्शन किया, जो मुझे प्यार दिया, उसके बाद में जब फिजिकल मीटिंग शुरू हुई तो फिर मैंने मेरे तालाब से लेकर वनी 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी लेकिन मैं जाता था। उसके बाद में गाड़ी भी आ गई। भगवान का मतलब चमत्कार देखो कि जो मोबाइल के लिए तरस रहा था, उसके पास मोबाइल भी आ गया, गाड़ी भी आ गई। मतलब एक-एक मिरेकल्स मेरे जीवन में होते गए। सबसे पहला मेरे में जो मैंने बोलता हूँ अपने खुद के बारे में कि जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में बोलता हूँ, स्वभाव दोष। मेरे स्वभाव में क्या-क्या दोष थे? बचपन से लेकर 10वीं तक तो मुझे मेरे मतलब जो भी कैरेक्टर्स डिफेक्ट्स है, मुझे दिख नहीं रहे थे और कभी मैंने इनसिंसियरिटी में गया नहीं। बहुत ही सिंसियर बच्चा था, हमेशा पहला नंबर आता था और कभी किसी से कोई गाली-गलौच नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं या मेरे घर पर कोई किसी ने कोई मतलब अब ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे बच्चे ने कुछ झगड़ा किया या किसी का कुछ चोरी किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, तो कॉलेज लाइफ में जब गया, तब बहुत सारे और नए दोस्त मिल गए, गर्ल्स भी मिल गई उसमें। तो एक वो माहौल अलग-सा मुझ में एकदम एक दिल पे छा गया कि यार आज मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा-वैसा। थोड़ा-सा फार्मेसी कॉलेज में भी मुझे मतलब माहौल अच्छा लगने लगा। तो फार्मेसी के दौरान ही मैंने शराब पिया था वहाँ पे। तब लेकिन मैंने उतना कुछ ध्यान में नहीं रखा था कि ये शराब से मेरा इतना कुछ होने वाला है। मैं भूल गया था, उसके बाद में पास आउट कर लिया। मेरे पापा ने इधर दुकान का मेरा काम शुरू भी कर दिया था पास होने के पहले। तो उसके बाद में सब कुछ सही हो गया था मतलब मेरे हिसाब से कि नहीं, भगवान ने मेरी सुन ली। आज मेरा दुकान खुद का मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि मैं 8वीं क्लास से लेकर डी.फार्म के बात है तब करीब-करीब मैंने मेडिकल स्टोर में ही मेरा मैंने जॉब किया था। तो काफ़ी एक्सपीरियंस लिया था मैंने मेडिकल स्टोर में। तो फिर वो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बताया था कि भाई तू डी-फार्म कर ले, अच्छा खासा तेरे को एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा है, होशियार है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे घर की परिस्थिति भी तब बहुत डाउन थी। मेरे पापा ने भी कुछ मदद की। मेरे भाई भी तब 2 पढ़ रहे थे बाहर और मेरे ऊपर से मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। तो फिर भी इतना सारा माहौल देखने के बाद मुझे जो भी कुछ मिलता था उसमें मैं एडजस्ट करके सब करता था। लेकिन जैसे ही मेरी दुकानदारी खुली, जब मुझे पैसा दिखने लग गया, पता नहीं फिर मैंने सारा बचपन में भूल गया कि मैं कुछ मैंने आइसपैक तक बेचे, मैंने कपड़े की दुकान में भी काम किया, मेडिकल स्टोर में तो बाद में रहा। सब भूल गया मैं कि यार तूने अनंत पेपर भी डाले, आइसपैक को 50 पैसे की, 1 रुपए की कुल्फी भी बेचा। हाँ, अपने अपने खुद के बुक्स के लिए, अपने जो भी चीजें पढ़ाई की जो भी लगते थे पेन वगैरह, उसके लिए तूने खुद ये किया और आज इतना बड़ा सब पैसा आने के बाद में सब भूल रहा तू। ये मुझे कभी भी सोच भी नहीं आई मन में, बिल्कुल जरा सी भी थिंकिंग नहीं आई। तो इतना इगोइस्टिक बनता गया मैं, दिन ब दिन शिवसेना का लीडर बन गया मैं। साला घर का ना घाट का, कोई पूछने वाला नहीं मुझे। फिर भी क्या 10 लोगों ने क्या सर पे बिठा लिया कि नहीं अनंता भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस। इतने कॉलर टाइट की बस। उसी दौरान दोस्तों फिर वही संगत में बैठते गया, फिर पार्टी ढाबे पे बैठना, उसके साथ जाना, इधर जाना, उधर जाना। दुकान की तरफ ध्यान धीरे-धीरे कम होते गया। और वही ग्रैंडियोसिटी मतलब खुद को बड़ा समझना कि आज मेरे पास सब कुछ है, आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये आज मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों। और दुकान की तरफ ध्यान नहीं, इतना लेज़ी बन गया था
कि कितने बजे भी जगह दुकान जाना, कितने बजे भी बंद करना, कुछ भी नहीं बचा था जीवन में। शराब पीना, फिर मेरे घर वालों ने सोचा कि अभी इसकी शादी कर दिए तो इसका सब कुछ सही होगा। फिर शादी के लिए मैंने 2-3 लड़कियां देखी, तीसरी लड़की मुझे पसंद आ गई, तो वही मेरा फाइनल हो गया। उन्होंने भी सब मेरे बारे में जानकारी ली थी कि लड़का कैसा है, क्या है। तो उसके बाद में उन्होंने भी 1-2 महीने तक वो डिसीजन पेंडिंग रखा। मेरे बारे में अच्छे से पूछताछ करने के बाद में उनको लगा कि शायद शादी के बाद में भी ये सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। उन्होंने सबका विरोध अपने आंग पर लेते हुए मेरे वाइफ ने, मेरे ससुर जी ने और मेरी सासू माँ ने शादी मेरे से करा दी। लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा, एक जो नौटंकी कर रहा था दारू से दूर रहने की, कुछ दिखावा कर रहा था कि मैं अब शराब से दूर हो गया हूँ, अच्छा रहता हूँ, एक डिफेंसिव पर्सनैलिटी बन गई थी मेरी। खुद का बचाव कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से आता था। तो फिर मेरी शादी हो गई, मेरी बच्ची भी हो गई। मेरी शादी हो गई, उसके बाद में मेरी माँ अटैक से चली गई, क्योंकि मेरे घर का माहौल ही तो ऐसा था कि वो मतलब टूट गई थी अंदर से। मैंने इसके पहले भी 1-2 बार शेयर किया है कि इतनी बहुत ज्यादा वो मानसिक क्या बोलते हैं, मेंटली डिस्टर्ब थी कि वो ढंग से किसी से बात नहीं कर सकती थी, अपनी विचार किसी को बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसका एक लड़का इतना बेवड़ा है, उसका पति भी बेवड़ा है। मेरे जो 2 भाई थे बाहर पढ़ रहे थे, वो किसके सामने अपना मन के विचार रखती, अपनी मन की बात उसने कभी भी किसी से शेयर कर नहीं सकी दोस्तों। वो बीमार बीमार रहती थी, हमेशा अकेली पड़ी रहती थी, कभी अकेली बड़बड़ाती थी। आज इतना बुरा लगता है कि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो पास था, अभी जो बीता है उसको तो मैं भूल तो नहीं सकता। मुझे हमेशा याद रखना है कि मेरे जीवन में ये सब मैंने करके छोड़ा है, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो आज मेरे हाथ में शराब का घूंट कभी भी आ सकता है। क्योंकि अगर मुझ में अगर अहंकार आता है, जो सबसे बड़ा मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था, आज भी है, कि कंपैरेटिवली इसको उससे मैं जब मैं गॉसिपिंग करता था, उसके उसके बारे में जब बोलता था, क्रिटिसाइज करता था, एक आलोचक बन गया था मैं। इसकी आलोचना करना, उसकी आलोचना करना, क्या मिलता था मुझे पता नहीं। अब ये में भी आया तो भी मेरा वही चालू था 6 महीने तक, जब मुझे अच्छी खासी समझ आ गई थी। मतलब अच्छा खासा मेरा जान पहचान बढ़ने लगी, तो पता नहीं एकदम क्या हो गया, तो एक इगोस्टिक पर्सनैलिटी फिर से ऊपर आ गई। फिर मैं अपने बारे में बताता था, इतने क्लोज फ्रेंड बना लिए थे मैंने, लेकिन तो सब दिखावे के लिए था। मन में कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। एक क्या है, खाने के दांत अलग और दिखाने का अलग, ये सब चल रहा था दोस्तों। मुझे 4-5 बार, सबसे पहले तो मुझे चंद्रपुर में मेरे भाई ने रिहैब सेंटर में डाला था। उसकी वजह ये थी कि मेरी वाइफ छोड़ के चली गई थी, क्योंकि इतना सारा बुरा बर्ताव उसके साथ करने के बाद में उसने मुझे समझाया। मुझे कहाँ कहाँ नहीं लेके गया उसने, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, उसने दवाई भी मंगाई, चुपके चुपके से मेरे खाने में भी देखती डाल के डालती थी, फिर भी ये बेवड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो करती तो क्या करती बेचारी। वो हालात से इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जिसको खुद का दुकान संभालने की तो कुछ पड़ी नहीं थी, दुकानदारी बंद करके चंद्रपुर भी गया, एमआरसी भी किया, फिर वापस गांव में आया, फिर गांव में दूसरे की दुकान में हमाली किया, फार्मासिस्ट की नौकरी लगी थी वहां पे, वो भी नहीं कर पाया ढंग की। वो बेचारी क्या करती तो क्या करती मेरे लिए। बच्ची थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसका एजुकेशन था, उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, उसको बस तक छोड़ने के लिए जो ऑटो रिक्शा आता था उसके पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। किस तरह का बाप था मैं, और किस मुंह से उसको बोल सकता था कि बेटी आज नहीं तो कल हम दे देंगे। मेरे पास कुछ इनकम ही नहीं था, जब मुझे कोई दुकानदार काम पे रखता ही नहीं था, क्योंकि मेरा वैसे था कि भाई महीना 2 महीना सोबर फिर दारू। फिर मेरे भी बीवी ने कुछ बोला तो उसका 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 गुस्सा दिमाग में बिठाकर गुस्से से घर से टिफिन लेके निकलना, और वहां जाके दोस्तों के साथ में दारू पी के बैठना, पत्ते खेलना, जुआ खेलना। एक जो रिजर्वमेंट था मेरा इसमें इतना बड़ा भयंकर था कि मतलब दिमाग से मैं निकाल नहीं पाता था वो चीज को। किसी के प्रति अगर मैं किसी की अगर खुन्नस दिमाग में डालता हूँ तो जल्दी से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बस इसी वजह से इसकी उसका कंपैरिजन भाइयों के बारे में सोचता था,
मैंने जो रूम किया था मेरे घर के सामने थी वो, लेकिन मेरे घर वाले मेरे फैमिली की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मुझे वो दुख हो रहा था कि मेरे बच्ची को अनाथ समझते हैं क्या ये लोग, और वो उसकी बच्ची को अच्छा खासा खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, कि मेरी बच्ची मैं ऐसा मुझे लगता था मेरे पापा के बारे में, उसको सब कुछ देते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मुझे घर के बाहर निकाल दिया, ये क्यों? लेकिन ये मैं सब नहीं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा था, ये सब हो रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओनली आई एम। उस समय तक मुझे 2018-19 तक तो मुझे रिहैब सेंटर भी नहीं पता था। एक बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जरूर मेरे घर पर आया था, लेकिन मैंने वो भी नहीं लिया। मेरी वाइफ ने शायद किसी से उससे पूछ के मदद मांगने की कोशिश की थी 2016 में, कि मेरा पति भी बेवड़ा बन रहा है, धीरे धीरे अब वो घर ड्यूटी पानी करता नहीं, घर कैसे चलेगा। उसी दौरान मेरी नौकरी भी चली गई, लेकिन मैं कहा सुनने वाला था, मैंने नहीं सुना, वो मेंबर को घर से भगा दिया। उसके बाद में वो मेंबर मेरे घर में आए भी नहीं, और मेरे वाइफ ने कभी पलट कर वो मीटिंग की तरफ देखा भी नहीं। उसके बाद में जो मेरा शुरू हुआ, तो 2016 के बाद में 2020 तक मैं कंटिन्यू धुआंधार बैटिंग शुरू हुई मेरी। 2018 में मेरी वाइफ छोड़ के चली गई। उसके बाद तो मुझे बोलने वाला कोई भी नहीं था। किराए के घर में मैं अकेला रहता था, खाना पीना बनाना नहीं, पैसे नहीं रहते तो क्या करता। फिर एक एक सामान बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि जो 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 मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन था, मुझे वो स्वस्थ बैठने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं सेल्फ पिटी में जाता था। मैं बेचारा, मुझे खुद की दया आती थी कि मैं सबसे मुझे अलग रखा गया है, दोस्तों ने छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने छोड़ दिया है, तो मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं अच्छा रह सकता हूँ यार, लेकिन मेरी बीवी छोड़ के चली गई। अगर वो वापस आ गई, मेरी बच्ची वापस आ गई, तो मैं शराब छोड़ दूंगा और मैं अच्छा रहूंगा। उसने भी मेरे को इसके पहले एक चांस दिया था। इसके पहले भी वो 2 महीने के लिए गई थी, तो उसको समझा बुझा के वापस लाए थे, लेकिन फिर उससे मेरा वही नौटंक शुरू हुआ। फिर वही नौटंकी, मैं उसको बदलने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, तू असं केलं तर मी चांगला राहू शकतो। तो ये सब नहीं होने वाला था, ये आज समझ में आ रहा दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे समझ में आ रहा था। मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, पापा ने भी छोड़ दिया, तू मर, किधर भी जा, कुछ भी कर, क्योंकि घर मालिक ने सारा सामान जब्त कर लिया था, रूम से भगा दिया था। मेरे पास 2-3 बैग पड़े थे, मैं वही लेके निकल गया, इधर उधर भटकता रहा, जहाँ रुकना है वहां रुक जाना, कहीं बस स्टैंड रहो, पेट्रोल पंप रहो, किसी कोई नाते कोई रिश्तेदार, कोई अपना सगा, कोई भी अपने घर में आने नहीं देता था मुझे। इस तरह से मैं भयंकर शराबी बन गया था। और इतने शराब में भी मुझे तो इतनी सारी इगोस्टिक पर्सनैलिटी का बेवड़ा मैं, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा था शराब के आगे। मैं झुकने का नाम नहीं था मेरा। और इतना सब कुछ मेरे साथ में हो रहा है, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चले गया, घर से बेघर हो गया, जिसको घर भी नहीं है, ऐसा मैं इंसान बन गया था लास्ट टाइम में, कि कहीं पर भी जहाँ मिलो वहां अपना ठिकाना बस। फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। क्या हो रहा था मेरे साथ में? बस दूसरों के ऊपर ब्लेम करना। मेरा भाई, जिनको मैंने सपोर्ट किया था, जिनके पढ़ाई में मैंने मदद की थी, आज मुझे भूल गए। मेरे पापा, जिनको दारू के लिए पैसे नहीं देते थे, मैं उनको देता था, हम दोनों मिलके पीते थे कभी कभी। तो ये सब बातें मैं करने लगा, ब्लेमिंग करने लगा उनके ऊपर में। इससे मुझे क्या मिल रहा था पता नहीं। आज समझ में आता है कि मैं ब्लेम उनके ऊपर क्यों कर रहा था। ब्लेम करते करते मैं खुद में विक्टिम हो गया, कि इतना बड़ा अपराधी हो गया है कि इसकी सजा मुझे आज भगवान ने दी है। मुझे फैमिली से 4 साल तक दूर रखा, मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, मुझे दोनों पैर से, आज दोनों पैर के मेरे ऑपरेशन है। एक पैर तो बहुत सीरियसली, अभी मुझे 1 घंटे पहले बहुत जो जम के पेन हो गया, और मुझे बुखार भी चढ़ा था। मैंने अभी मेरे खुद के मेडिकल से भी एक गोली खा के अभी थोड़ा एक बाजू के घर में आके बैठा हूँ, क्योंकि दुकान में और थोड़ा सा रोड पे दुकान होने की वजह से थोड़ा सा शोर शराबा हुआ होता है, इसलिए। तो सबसे बड़ा मुझ में जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, कि झूठ बोलने की मेरी शुरुआत हो गई थी, जब मैं नकारा निकामा इंसान हो गया था। क्योंकि
पैसे कमाने की तो मुझ में कोई लायकी बची नहीं थी। मेरी वाइफ जो 50 रुपए 100 रुपए कमाती थी सिलाई का काम करके, उसको झूठ झाट बोल के 50 रुपए 100 रुपए उससे लेता था। ये काम है, उधर उसको देना है, गेट पास बनाने का है। एक दो बार उसने नहीं दिया मुझे पैसे तो उसको मैंने मारा, इतने जम के मारा कि वो बेचारी टप टप आंसू उसके आंखों से बह रहे होते, इतने जोर से रो रही थी वो। फिर भी मेरे जैसे बेवड़ों को दया नहीं आ रही थी कि मैं उसको अपने फायदे के लिए मारा। मुझे तो शराब का ऑब्सेशन आ गया, बस उसी के लिए मैं उसको पैसे मांग रहा, झूठ बोल के कि मुझे वहां पे ड्यूटी लग रही है, अब मुझे गेट पास बनाने का है, मुझे फोटो देने का है, मुझे पेपर्स वहां पे सबमिट करने, तो मुझे 100-200 रुपए दे। ये सब किया है मैंने दोस्तों। लेकिन आज समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों था। हमारी प्रार्थना में जो धैर्य धैर्य नाम का शब्द दिया है, आत्मा शांति है, कहाँ गई थी मेरी आत्मा शांति? इम्पेशंस हो गया था मैं, पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं थी मुझे। मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए, बस अभी होना तो होना। लेकिन आज इतनी बड़ी आत्मा शांति की जो प्रार्थना है, तो प्रार्थना के माध्यम से आज समझ में आता है कि ये फेलोशिप का उद्देश्य क्या है, शराब से दूर रखना। आज समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पे खुद तो शराब से दूर रहना है, और मेरे जैसे जो भाई है समाज में, उनको मदद करना है शराब से दूरी बनाने के लिए। और सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छी फेलोशिप है। सुंदर जीवन कैसे जी सकता हूँ मैं, ये मुझे यहाँ पे बताया जाता है। ना कि मैं यहाँ पे गसिपिंग करने के लिए आया नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पे मुझे मीटिंग में बैठता हूँ 1 घंटा तो किसी के फोन आते हैं, खर्रा खाने के लिए उठना पड़ता है, थूकने के लिए उठना पड़ता है, तंबाकू घोटने के लिए इधर उधर करना पड़ता है। एक क्या कर रहा हूँ मैं मीटिंग में बैठ के? गॉसिपिंग करता हूँ, इसको क्या है ये? अगला शेयरिंग कर रहा है उसको देख रहा हूँ मैं। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफरेंस तो ये है कि आई एम इनसिंसियर। जब मैं मीटिंग में बैठता हूँ तो इसकी उसकी बातें करता हूँ, 10 बार बाहर उठ के जाता हूँ। तो ये भी सबसे बड़ा मेरा गुण दोष मुझे समझ में आता है कि आई एम नॉट सिंसियर। इतनी ये सब लेके मैं ए में आता हूँ, तो फिर ए आने का मुझे क्या मतलब है? सिर्फ मैं शो के लिए आता हूँ, मीटिंग में शो अप करने के लिए आता हूँ। नहीं कहा जा रहा तो मैं ए की मीटिंग में जा रहा हूँ। मुझे समझ में आया है यहाँ पे आने के बाद, आप भाइयों ने बताया कि ये जाहिरातबाजी करने का टीवी रेडियो पे अपनी जो ट्रेडिशन बोलती है, ये प्रोग्राम नहीं है। ये जीवन को जीने की कला, किस तरह से मुझे जीवन को जीना है। शराब पर मैंने जो भी किया वो सब मेरा मद्यपान, क्या बोलते हैं, अल्कोहलिज्म था। मैं बीमारी से ग्रसित हूँ और हमेशा रहूंगा। लेकिन उसको मैं रोक के रखने के लिए मुझे जो टूल्स दिए हैं, वो टूल्स को अगर मैं हाथ में लेके चलता हूँ तो मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ, एक अच्छा संयमित जीवन जी सकता हूँ। उतार चढ़ाव तो जीवन में आने वाले हैं, ये तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे साथ चलने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स? इतना गुस्सा, घृणा, निंदा क्या है? कोई स्पीकर शेयर करता है तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी ना वो बोलेगा। मुझे उसकी पट्टी नहीं पट्टी तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी ना बात कर सकता है। एक्सेप्टेंस तो मुझ में था ही नहीं दोस्तों। कोई बता रहा तो उसकी सुनने की लायकी मुझ में बची नहीं थी कि अगला वाला क्या बोल रहा है मुझे उसकी सुनना चाहिए। ये लिसन एंड लर्न का प्रोग्राम बताया गया। यहाँ पे मैं जब सुनूंगा तो ही आगे कुछ बन सकता हूँ। आज की इसके पहले मैंने वही किया ना, अपनी ही लगाया, मैं बस सेल्फ सेंटर्ड, इतना सारा, मतलब इतना खुदगर्ज था मैं, और इतना स्वार्थी, इतना मतलबी कि मेरे स्वार्थ के आगे मुझे अगले वाले का कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस मुझे अपना ही दिख रहा था। मेरे जो अवगुण है पता नहीं कहाँ गए थे। आज उसको ठीक करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। इसके पहले कैरेक्टर डिफेक्ट्स नाम का कोई शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं था, क्योंकि मुझे कभी ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला कि मुझ में क्या क्या अवगुण भरे हैं, डिफेक्ट्स है। आज अगर मुझे ये ईश्वर की कृपा से अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये स्टेशन विच इज अ लास्ट स्टेशन फॉर मी, तो इसका मुझे अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। मुझे जो कुछ समझ में आया है वो मेरे भाइयों को बांटना है। मुझसे जो भी मदद होती है, मेरे समाज में जो
पेशेंट्स है, अल्कोहलिक पेशेंट है, उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस उनको देना है। कब देना है? अगर जब मैं वो लाइफ सच में जी रहा हूँ, क्योंकि सोबर रह के कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। क्वांटिटी और क्वालिटी, हाउ लॉन्ग आई एम सोबर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई सोबरिटी? क्या मैं बोलता हूँ मैं वैसा करता हूँ? नहीं, आज भी नहीं होता वो दोस्तों। आज ही सुबह सुबह मेरा वाइफ से दो तू मैं हो गया था मेरे घर में, लेकिन वो भी आज एल मेंबर है, वो भी समझ सकती है। मैं भी आज मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, ना के बराबर हमारे आज कैशेस घर में होते हैं। नहीं तो पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। वो मुझे मारती थी, मैं उसे मारता था शराब पीने के चक्कर उस समय में। कितने बार मैंने वाइफ का मार खाया, मैंने उसको कितने बार मारा। आज वो सब, आज वो बच्ची आज भी डरी हुई है कि मेरे पापा ने शरीर में शराब छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। विश्वास आने को समय लगता है दोस्तों। आज भी वो डिप्रेशन में मेरी बच्ची है। उसकी हालत देख के मुझे रोना आता है कभी कभी, कि इतनी 15-16 साल की बच्ची होने के बाद भी उसका वजन, उसकी पर्सनैलिटी, उसके चेहरे में कभी भी मैं खुशी देखता नहीं। कभी घर में गया तो एक अभी भी एक कोने में बैठी रहेंगी, कुछ ना कुछ मतलब इतना खुल के बोल नहीं सकती हो। आज भी उसके मन में वो डर है जो पास में मैंने जो घर में जो तांडव किए थे। कहीं तो भी वो आज भी वो बच्ची सही में उसी रहती है। आज 9th क्लास में है, अभी 10th में जाएगी, लेकिन फिर भी उसको चेंज नहीं कर सकता मैं। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसको भी समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जिस तरह से मेरे डिफेक्ट्स को मैंने डिजाइन किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको निकालू कैसे। बार बार मैं झुक जाए बोल के, मतलब कुछ भी स्टोरी बना के जो लोगों से पैसे मांगता था, मुझमें मुझको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ चाहिए तो कुछ भी नहीं दे रहा था। बस पैसे हिटने कैसे और शराब पीने को कैसा मिलेगा, बच गए तो जुआ कैसा खेलेंगे, बस यही चल रहा था। जब मुझे मेरे घर वाले रिहैब सेंटर में डाले, मैं उसके बाद बाहर आया, तो इतने खुन्नस से बाहर आया था मैं कि मुझे साला 40 दिन मुझे वहां पे रखा। उसके बाद में मैं जब बाहर आया तो मुझे वहां पे भी अल्कोहलिज्म बताया गया था, 1 डे एट ए टाइम बताया गया था। लेकिन मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन मेंटली मैं बहुत ही अपसेट था। बाहर आने के बाद में बड़ी मुश्किल से 2-3 महीना सोबर रहा हूँ। उसके बाद में मेरा फिर से वही शुरू हुआ। इतने फिर धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई कि फिर बाद में बॉल मिलना मुश्किल हो गया। कहीं पर भी पड़ा रहता था, कहीं पर भी गया रहता था। मेरे घर वालों को मेरी वजह से इतनी शर्म झेलनी पड़ी। फिर मुझे गाँव ही छोड़ना पड़ा। कि किस वजह से मैं शराब पी रहा हूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसका उसका देख रहा था, खुद का नहीं देख रहा था कि उसके उसके झांकने में मुझे क्या मिलता है। यार मैं खुद के बारे में तो कभी देखता नहीं हूँ, दूसरे की तरफ एक उंगली कर रहा हूँ तो 4 उंगली मेरे तरफ है। ये मुझे कब समझ में आएगा? हमेशा उंगली दिखाना उसके ऊपर इसके ऊपर, व्हाट इज दिस? पहले तू खुद के बारे में इन्वेंटरी ले अनंता, अपने बारे में तू सोच, सर्चिंग कर। अपनी स्टेप क्या बोलती है, चौथी स्टेप। तो खुद की पहले फियरलेस मोरल इन्वेंटरी ले खुद की, तब तू दूसरों को बता सकता है। मुझे 4, 5, 6 सब ये जो स्टेप है इसमें सभी यही बताया कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है। मुझे भगवान को प्रार्थना करके भगवान के सामने स्वीकार करना है, एक अच्छा स्पॉन्सर लेना है, स्पॉन्सर के थ्रू मुझे ये सब करना है। जब मैंने पहली स्टेप मैंने 100% मैंने सरेंडर हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अभी प्रैक्टिकल तो मुझे करना है, मुझे एक्शन करना है। ये एक्शन का प्रोग्राम है। एक्शन इज अ मैजिक वर्ड कहा जाता है यहाँ पे। तो ये मुझे मुझे करना ही करना है। ये मीटिंग मेरे लिए करो या मरो की स्थिति में जब मैं आया था मीटिंग में, तो आज मरने का डर भी नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये भगवान ने मुझे दी हुई उदार जिंदगी है। आप भाइयों का जो साथ और प्यार मिला करके मैं आज जीवित हूँ। नहीं तो मैं तो 7 अगस्त 2020 को ही मेरा सुसाइड करने का प्लान था। उसी दिन मुझे अपना जीवन खत्म करना था। लेकिन कहीं तो भी भगवान की मर्जी थी, उसने मुझे बचा के रखा कि मुझे इस संगत में लाके मुझे बिठाना है। आज भी सोचता हूँ कभी कभी अपने लाइफ के बारे में, क्या था और कैसे क्या हो गया। आज बुरा बुरा लगता है, लेकिन अभी छोड़ देता हूँ। लेट गो, लेट गॉड। जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा अच्छा हो रहा है ना।
अगर मैं शराब नहीं पीता तो मुझे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस कैसे पता लगती है? इतनी सुंदर जीवन जीने का जो मार्ग है, जो वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का मार्ग नहीं मिलता मुझे दोस्तों। कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार, अच्छा ही हुआ मैंने शराब पी, तो क्या हुआ, मैंने सब कुछ बर्बाद किया तो क्या हुआ। लेकिन इतना सुंदर मार्ग तो नहीं मिलता था। मार्ग मिलने के लिए मैंने शराब पी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता। आज मैंने दोस्तों गॉसिपिंग के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। आज कुछ ग्रीड नहीं है मन में, किसी चीज की लालसा नहीं है। अभी मेरे पिताजी अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए। वही हमारी खेती है, घर है, उसका क्या, हम 3 भाई है। मैं बोलता अपनी हिस्से में जो आएगा सो आएगा। मेरे को बहुत सारे मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं, अरे अनंता तेरे को वो मिलना चाहिए, तेरे को वो मिलना चाहिए। अरे भगवान दे रहा है ना अपने को। जब मेडिकल स्टोर नहीं था, इसकी उसकी नौकरी कर रहा था, तब भी पर मेरा ऐसे था, आज भी वैसे। लेकिन आज कहीं तो भी खुद का मेडिकल स्टोर पार्टनरशिप में मैंने चला शुरू किया। अभी करीब करीब 1 महीना हो रहा। ये भगवान मुझे दे रहा है तो फिर मैं लालच क्यों करूं यार? क्या जरूरत है मुझे अति, क्या बोलते हैं उसको मराठी में हमारे बोलते हैं अति लोभ। नहीं चाहिए मुझे। जितना दे रहा है वो बस भगवान की दया से आज हम मैं परिवार चला सकता हूँ, खुद का पेट पाल सकता हूँ, बस इतना काफी है मेरे लिए। कल का दिन तो मुझे पता ही नहीं ना, कल मेरे साथ में क्या होने वाला है, या फिर यहाँ से निकल तो मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मुझे नहीं पता है। हमारा प्रोग्राम ही वन डे एट ए टाइम का है, तो फिर फ्यूचर के लिए इतनी सारी चिंताएं क्यों? अगर मैं प्रेजेंट में अच्छा रहता हूँ तो मेरा फ्यूचर अल्टीमेटली अच्छा ही बनना है। अगर आज मैं अपना खराब करता हूँ तो मेरा कल तो ऐसे ही होने वाला है। इसलिए मुझे सेल्फ पिटी में नहीं जाना है। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ पिटी, ये सब बातें मुझे में बहुत सारी भरी थी। मैं बेचारा, खुदगर्ज, मतलबी, स्वार्थी, इगोस्टिक क्या है? दूसरे के ऊपर हमेशा ब्लेम करना, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरे पापा ने वैसा किया। मैं शराब से मेरा 1.5 साल मेरा वेस्ट हो गया, मतलब क्योंकि इस रिजेंटमेंट की वजह से। इतनी खुन्नस पाल के रखा था मेरे मन में कि मेरे घर वाले, मेरा भाई मुझे हमेशा व्यसन मुक्ति केंद्र, रिहैब सेंटर में क्यों रहने के लिए बोलता है, मुझे बाहर क्यों नहीं लाता वो क्या बोलता था मुझे कि तू वही रहे, तू वही अच्छा है। बाहर आके तू और तमाशा करेगा, फिर उसके घर में जाके पैसे मांगेगा, कहीं और पड़ा रहेगा। मुझे क्या लगता है, साला मैं तो फार्मासिस्ट हूँ, मेरे पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो अच्छी खासी मैं नौकरी कर सकता हूँ, अच्छा खासा जॉब कर सकता हूँ, तो ये मुझे हमेशा रिहैब सेंटर में क्यों रहने के लिए बोलता है। ये मुझे सबसे बड़ा उसका गुस्सा आता था मुझे। जब मैं रिहैब में फिर मैं झगड़ा करके निकलता था बैग लेके अपनी, फिर जाके वनी में आता था, फिर वनी में आके अपनी बैग लेके फिर दोस्त को पैसे मांग के, ऐसे उससे उधार मांग के भट्टी में जाके एक पवा मार के फिर दूसरा तीसरा खत्म। उसके बाद मैं कहीं पर भी पड़ा रहता था। फिर मेरा भाई सर को फोन करता था, सर वो अनंत आप गिरा है सर, उसको लेके जाओ। वो सर को हाथ पैर जोड़ के बोलता था कि नहीं, इस बार उसको लेके जाओ सर। कितने बार लेके जाएंगे वो भी सर? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मेरा हमेशा का नाटक वही था, 3 महीना सोबर, फिर निकला कि क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं बेवड़ा बन चुका हूँ, अभी मैं शराब पी नहीं सकता। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता था कि मैं यार अभी तो मैं फिजिकली फिट हो गया, अब मुझे मध्यपास भी समझ में आ गया, वन डे एट ए टाइम भी, हवा वर्ल्ड का प्रोग्राम भी समझ में आ गया, तो मैं अभी थोड़ा सा पीने में क्या जा रहा है? अभी देसी दारू नहीं पीऊंगा, अभी वाइन विस्की भी नहीं पीऊंगा, अभी बियर पीऊंगा। बस वही चक्कर में दोस्तों मेरी विकेट गिर जाती थी। एक जरा सा हल्का सा विचार, एक्सेसिव जो ओवर थिंकिंग थी मेरे में कि कुछ करके देखते हैं, करना धरना तो कुछ है ही नहीं, बस सोचना, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। इसी चक्कर में मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ते 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 मतलब कहीं का नहीं रहा मैं। तो भगवान की कृपा है दोस्तों कि मुझे आज जिंदा रखा, आप भाइयों के साथ में आज बात कर सकता हूँ। इतनी जेलस से क्या बताऊं, मतलब कूट कूट के भरी है मेरे में ये सब सारे स्वभाव दोष कि फट से जजमेंटल हो जाना। किसी के बारे में मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? अरे मैं अभी तक 40-42 साल का हो रहा हूँ, मैं खुद को अभी तक जज नहीं कर पाया कि मैं क्या हूँ। तो मैं तुरंत दूसरे के बारे में फटक से 1 मिनट के अंदर कमेंट्स निकाल देता हूँ कि यार उसने वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना था। हु आई एम, व्हाट इज माई लेवल,
सही में क्या मैं इस लायक बन गया हूँ कि मैं किसी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ? नहीं। ये आप भाइयों ने बताया कि आनंदा, यहाँ पे आने के बाद तुझे सुनना है। आज मुझे कोई भी कुछ भी काम दिया गया तो करने की कोशिश करता हूँ। आज फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल हूँ पैर की वजह से, लेकिन दोस्तों आज ईमानदारी से बोलता हूँ, किसी के प्रति खुन्नस नहीं रखता और पूरी ईमानदारी से जो भी काम देते हैं तो करने की कोशिश करता हूँ। और आज इसके पहले भी बताया मैंने कि कोई ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है मन में। जो दे रहा है ऊपर वाला दे रहा है, बस बस भाई पूरी ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसऑनेस्टी नहीं। क्योंकि ऊपर वाला मुझे देख रहा है, उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और मुझे जो मिला है वो दूसरे को बांटने की जरूर कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये मेरा तो है ही नहीं ना, ये सब मुझे आप भाइयों के सहयोग से मिला है, ईश्वर की वरदान। जो मेरे जैसे बेवड़े को जो उनकी विशेष कृपा रही, उनकी कृपा की वजह से आज मैं कहीं तो भी आज अपने आप को संभाल पा रहा हूँ। तो मेरे में क्या था, दर दर की ठोकरी खाने वाला बेवड़ा, हाथ पैर हिलते हुए इधर उधर भटकना, चाय का कप चम्मच भी नहीं ले सकता था और नाश्ता करने के लिए मेरी बच्ची मेरे को रोज सुबह पूछती थी, पप्पा तुम हाथ क्यों हालते हैं? भाई का इन्हें तबीयत ठीक नहीं है हालते। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि आप दारू पीते हो ना, इसकी वजह से हाथ हिलते हैं। क्या जवाब देता मैं उसको? आज समझ में आता कि वो छोटी सी बच्ची को समझ में आता था कि इनकी दारू की वजह से हाथ पैर हिलने शुरू हो गए, लेकिन मुझे नहीं आता था। फिर मुझे कैसा लगता था कि नहीं यार, हाथ पर हिल रहे तो अभी थोड़ी सी नाइटी मार दिए तो हाथ पर हिलना बंद। ऊपर से खर्रा वर्रा कुछ खा के शॉप में जाता था, मैं फार्मासिस्ट आदमी, दारू पी के दुकान में जाता था। क्या मेरी लायकी है किसी को दवा देने की? दवा देने की तो थी नहीं, लेकिन दवा देने की भी नहीं बची थी। जब मैं खुद पी के दुकान में बैठता हूँ, किसको क्या देने वाला हूँ दवाएं? सब ऐसे चलते गया दोस्तों। लेकिन आज जो कुछ भी हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की वजह से हूँ। और जो मेरे रियाब वाले जो सर है, पांचभाई सर, उनको मैं कभी नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर उन्होंने मुझे अगर उस टाइम पे 8 अगस्त 2020 को अगर रियाब में नहीं लेते थे, शायद मैं आज जिंदा नहीं लेता था। मेरा लास्ट पीना था 8 अगस्त 2020 को, मैंने उस दिन मेरा आखिरी पीना था। उसके बाद में आज तक दोस्तों पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में शराब से दूर हूँ। क्योंकि आज समझ में आ रहा धीरे धीरे कि शराब के साथ में मेरे अंदर में जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स भरे हैं कूट कूट कर, उसके ऊपर कहीं भी मुझे काम करना है। जो मैं इतना सेल्फिशनेस जो उसमें मुझ में भरा था, आज तो कहीं तो भी बहुत कम हो गया, बहुत। आज झूठ झाट बोलने की कोशिश भी नहीं करता। जो है जहां हूँ वही सारी सच्चाई बोल देता हूँ। इथे इथे आओ, इकडे चालो तिकडे चालो, जो भी है सही से बोलता हूँ। क्योंकि मुझे पता है झूठ का घड़ा एक दिन पूरा होने के बाद, भरने के बाद में फूटने वाला ही है। पाप का बड़ा, झूठ का घड़ा। आज ये सब बातें नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत मैंने जीवन में भुगता है। अब मुझे दूसरों के लिए कुछ करने की मन में बहुत बड़ी चाह है। मैं तो इसके लिए रियाब सेंटर तो नहीं खोलना चाहूंगा। अपने मीटिंग के माध्यम से, अपने फेलोशिप के माध्यम से मुझसे जो भी होगा मैं जरूर करना चाहूंगा। और जैसे मुझे मैं डेली 2-4 मुझे फोन आते हैं न्यू कमर्स के, जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मुझसे मैं उनका फॉलोअप ले रहा हूँ। वो भी यार 2-2 3-3 महीने से सोबर है, हमारे गाँव के ग्रुप में जुड़े। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार उन तक मैंने मैसेज दिया तो आज बच्चे, वो भी, उनका भी परिवार खुशहाल है। कहीं तो भी आज किसी के बारे में सोचने की मुझ में समझ आ गई आज। इसके पहले मैं जब ए में आया तो पहले रिजर्वेशन लेके आया था, लेकिन आज कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है दोस्तों। आज किसी के प्रति जेलसी नहीं है, और खुद की ग्रैंडिसिटी भी ये कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं करता, किसी के ऊपर प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश नहीं करता। और जो भी है, जैसा है वैसा खुद को और आगे वाले को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इसी में मेरी भलाई है और इसी में मेरी ग्रुप की भी भलाई है। इसके उसके बारे में यही कर रहा था मैं पिछले 1 साल में। आज वो सब करने की नौबत नहीं है। कोई भी कुछ भी बोलेगा, बस उसके हाँ में ले लेता, इधर से सुनता उधर से छोड़ देता मैं। क्योंकि अपने
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी ऐसे कई मैंने मेंबर देखे जो वो ग्रुप के बारे में गॉसिपिंग, ये ग्रुप के बारे में, वो मेंबर के बारे में गॉसिपिंग। क्या क्या कर रहा है मुझे यार? वो अपना देख रहा है, मैं अपना देख रहा हूँ, तो फालतू की उसके उसकी गॉसिपिंग करके मुझे क्या मिलने वाला है? मैं क्यों किसी का मैं लेबल लगाऊं कि मैंने उसके लिए किया, उसके लिए किया? मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ देने वाला? वो सब दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है, वो ईश्वर दे रहा है, तो मैं क्यों ये सब करूं? जो भी करना है मुझे पूरी निष्ठा से, और यहाँ पे आधा अधूरा कुछ भी नहीं करना है, पूरा मतलब 100% देना है मुझे। जो 100% अगर मैं देता हूँ तो ही मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। आधे अधूरे प्रयासों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। आज मैं इसको उसको बदलने की कुछ, मुझे शुरू शुरू में मैं अपनी वाइफ को बोलता था असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे। आज भी कभी कभी बीच में मेरे वर्ड्स निकल गए थे, लेकिन फटक से अभी मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, नहीं यार ऐसा बोलने को नहीं होना था, तो सॉरी बोल दिया। तू पहले सॉरी नाम का मैं झुकेगा नहीं, ये वाला सिस्टम था दोस्तों। आज वैसा नहीं रहा। आज ये इतनी बड़ी अलौकिक जो संगठना है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मतलब मुझे इतना गर्व महसूस होता है ये संगठना के ऊपर कि ये ओनली, क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड की ऐसी ये फेमस और यूनिक जो जो ये है संगठना है, जहाँ पे इंसान का कुछ भी नहीं पूछा जाता, बस तू आते रहे दोस्त। बस उसका नाम, उसका सरनेम भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पे, बस तू आते रहना दोस्त। यही जो वर्ड्स है मुझमें जो इतनी ताकत भर गया कि मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों कभी भी। आप भाइयों ने जो प्यार दिया, सहयोग दिया, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मीटिंग मेरे लिए क्या है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं ये मीटिंग है, ये तो मेरा परिवार है, मेरा घर है। जिस घर से मैं 3 साल तक दूर था, और आप भाइयों ने मुझे अपने घर में रखा, अपने परिवार में मुझे शामिल किया, करके मैं आज मैं जिंदा हूँ। और मुझे यही परिवार को संभाल के संभालना है, उसको लेके चलना है, ना कि उसमें इधर उधर की बातें करना है, उंगलियां डालना है, या उसमें कुछ क्या बोलते हैं, बिगाड़ करना है। ये सब नहीं करना है मुझे यार। ये परिवार है, ये संगठन है, आप भाइयों का साथ है, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। मेरी औकात क्या थी? अगर मुझे सब पता रहता था, अगर मैं खुद के भरोसे अगर शराब से दूर रहता था, तो फिर मुझे ये भी आने की जरूरत क्या थी? जब सारी शक्तियां मेरी नष्ट हो गई थी, मुझे सब पता लग गया था कि अब तू कहीं का नहीं बचा, तेरा आखिरी प्लेटफॉर्म। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जीवन जीने का इतना सुंदर कार्यक्रम है करके। ये धीरे धीरे मुझे कम से कम 6-7 महीने के बाद में धीरे धीरे पता लगा कि ये कार्यक्रम ऐसा भी है। नहीं तो पहले मैं आता था, मेरी शराब रोकने के लिए आया मैं सही में। साला 5 बार रिहैब में गया, फिर भी नहीं रुक रही। मैं बोला ये प्रोग्राम ऐसा ऑनलाइन का मैसेज जब सुना, तो मुझे बिल्कुल मेरा आईना मुझे नजर आया, तो तब मुझे ध्यान में आया कि नहीं यार, ये सब मेरी पर्सनैलिटी इतनी डिफेक्ट है, इसलिए मैं बार बार शराब की तरफ जा रहा हूँ। जो दूसरे दूसरे की तरफ मैं उंगली दिखा रहा हूँ, पहले वो 4 उंगली मुझे देखना है, मुझे खुद की इन्वेंटरी लेना है, मुझे खुद की खोज करना है, मेरी नैतिक सूची बनाना है मुझे कि मेरे इसमें क्या क्या भरा है, तब जाके मैं दूसरों को कुछ बता सकता हूँ। जब मैं अपनी ही नहीं धो सकता, तो मैं दूसरे क्या धोने के लिए जाऊंगा? ये आप भाइयों ने बताया कि नहीं अनंता, तू यहाँ पे आते रहे। तो आज दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि किसी के बारे में बुरा सोचने की तो मुझे नौबत आती नहीं, सोचता भी नहीं हूँ। थोड़ा सा गुस्से के ऊपर में काबू कभी कभी नहीं होता। ये मेरा एंगर इज माय बेस्ट कैरेक्टर, मुझे मैं कह सकता हूँ उसको कि उसको मैं फर्स्ट नंबर देना चाहूंगा। लेकिन उसकी आज इंटेंसिटी कभी कभी बहुत कम हो गई। नहीं तो मारधार से भरपूर मेरा जीवन था, तो मैंने मारा तो किसी को भी नहीं होगा शायद, मैंने मारी बहुत ज्यादा खाया लोगों से, लेकिन आज वो नौबत नहीं आती दोस्तों। अगर मैं सहानुभूति पूर्वक ठीक से ये सब सारे मेरे स्वभाव दोष की अगर देखभाल करके इनको अगर मैं कुछ ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है कि मैं ये गुस्से को भी कम करूँ। और होगा, अगर मन में चाह है तो वही वारा, जहाँ चाह वहाँ रहा, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अभी विलनेस है थोड़ी बहुत, और मुझे इगोस्टिक में अभी तो जाना ही नहीं है, कतई ही नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सब कुछ गवा देने के बाद में जो बेवड़ा मेरे जैसा अगर यहाँ पे आके रुक सकता है, तो मुझे लगता है कि आज जो संजय भाई नए ज्वाइन हो गए, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और उनको
एक ही कहना चाहूंगा कि संजय भाई आप आते रहो। मेरे जैसे अगर बेवड़े का अगर जीवन इतना परिवर्तित हो सकता है, आपका को भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भी होगी। फिर से मैं होप पाइनर उत्सव ग्रुप का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार यहाँ बोलने बोलने का मौका दिया। मेरे बोलने में अगर दोस्तों किसी भाइयों का दिल या किसी को कुछ गहरी चोट लगी होगी, क्योंकि मैं बेवड़ा ऐसा हूँ कि मुंह से कभी कभी निकल जाता है, तो प्लीज एक छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं यही रुकता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।